नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सोशल साइंस के 200 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले संसाधन एवं विकास से हम वस्तुनिष्ठ ले लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर है पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए जो विकास होता है वह सतत पोषणीय विकास कहलाता है। जो विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होता है उसे हम बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। फिर आगे है प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है संसाधन कहलाती है। जो भी वस्तु हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं वो क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती हैं। आगे है संसाधन के दो प्रकार होते हैं, प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधन। प्राकृतिक प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधन प्राकृतिक संसाधन और मानव द्वारा निर्मित संसाधन मानवीय संसाधन। आगे समाप्ति के आधार पर संसाधन नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय होते हैं। जिन्हें हम नया कर सकते हैं, जिन्हें हम पुनः उत्पादन कर सकते हैं वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जिन्हें हम पुनः उत्पादन नहीं कर सकते वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे पवन, जल और सौर नवीकरणीय योग्य संसाधन हैं, जिनको हम नया कर सकते हैं, नवीकरण कर सकते हैं, सौर ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, जल को रोक सकते हैं, पवन जो है पवन ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। तो पवन, जल, सौर नवीकरणीय संसाधन है। इसके विपरीत देखिए पेट्रोल, जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन है। पेट्रोल समाप्त होते जा रहा है धीरे धीरे, जीवाश्म ईंधन समाप्त होते जा रहा है धीरे धीरे, अनवीकरणीय संसाधन है बच्चों ये। आगे देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति दो प्रकार के संसाधन है, जैव जिनमें जीव है वो जैव संसाधन, जिनमें जीव नहीं है वो अजैव संसाधन। एकदम सामान्य भाषा में प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्य जीव जैविक संसाधन है और धातु, भूमि जल और वायु अजैविक संसाधन है। आगे 5वें नंबर पर देखिए संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा होता है। अब ये संसाधन हमारे पास हैं तो, लेकिन इनका हम ज्यादा से ज्यादा यदि उपयोग कर रहे हैं, अत्यधिक हम इनका अंधाधुंध शोषण कर रहे हैं, इससे पूरे विश्व की पारिस्थितिकी में संकट पैदा हो रहा है। 6वां नंबर है 1992 में ब्राजील दक्षिण अमेरिका के रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ। कब हुआ? 1992 में हुआ। 7वां है क्लब ऑफ रोम ने 1968 में यूएनसीडी में संसाधनों के संरक्षण की बात कही। किसने कही? क्लब ऑफ रोम ने। 8वें नंबर का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ है भारत के कुल क्षेत्रफल का 43% क्षेत्र मैदानी है। कितना प्रतिशत क्षेत्र मैदानी है? 43% क्षेत्र मैदानी है। 30% हिस्सा पर्वतीय है एवं 27% हिस्सा पठारी है। पर्वत, पठार, मैदान। तो देखिए मैदानी हिस्सा 43% है और 30% हिस्सा पर्वतीय है और 27% हिस्सा पठारी है बच्चों। आगे देखिए भू आकृति, जलवायु, मृदा भौतिक कारक कहलाते हैं। भौतिक कारक कौन कहलाते हैं? भू आकृति है, जलवायु है, मृदा है, सभी क्या हैं? भौतिक कारक हैं। नेक्स्ट लेते हैं, यहां पर देखिए जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता मानवीय कारक है। मानवीय कारक कौन है? जनसंख्या का घनत्व और प्रौद्योगिकी क्षमता को हम लेंगे मानवीय कारक में। 10वें नंबर पर देखिए भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर लगभग है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर लगभग है। आगे देखिए राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार भारत में 33% भूभाग वनों से आच्छादित होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति तो ये बनी है कि 33% भूभाग वनों से आच्छादित होना चाहिए भारत में। आगे देखिए पंजाब, हरियाणा में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण का कारण है। भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? सिंचाई बहुत अधिक हो रही है। पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में सिंचाई अधिक होना भूमि निम्नीकरण का कारण है। मृदा का निर्माण जैव अजैव पदार्थ से होता है। मृदा में कौन से जैव पदार्थ भी हैं, अजैव पदार्थ भी हैं, तो मृदा का निर्माण जैव अजैव पदार्थों से होता है। 14वें नंबर में देखिए भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। भारत का जो उत्तरी मैदान है, जो उपजाऊ मैदान है ज्यादा, वो जलोढ़ मृदा से बना है। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं और खादर नवीन जलोढ़ मृदा को कहते हैं। ये भी पूछा जाता है, पुरानी जलोढ़ मृदा को हम बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ मृदा को हम
खादर कहते हैं बच्चों। आगे देखिए, काली मृदा को रेगड़ मृदा भी कहते हैं। काली मृदा का एक और नाम क्या है? रेगड़ मृदा है, इसे रेगड़ मृदा भी कहते हैं। काली मृदा को काली कपास मृदा भी कहते हैं। कपास का अधिक उत्पादन होता है ना काली मृदा में, इसलिए काली कपास मृदा भी कहते हैं। लाल मृदा का रंग लौह धातु के कारण लाल होता है। लाल मृदा का रंग क्यों लाल होता है? लौह धातु के कारण लाल होता है। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है। लेटराइट शब्द जो है, लेटराइट मृदा होती है, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से लिया गया है। 17वें में लेटराइट मृदा अम्लीय होती है। अब ये मृदा कैसी होती है? अम्लीय होती है। लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जैसे काली मिट्टी कपास की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है, लेटराइट मृदा काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त होती है। मरुस्थलीय मृदा रेतीली व लवणीय होती है। मरुस्थलीय मृदा रेतीली होती है, लवणयुक्त होती है। वन मृदा पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। वन मृदा ह्यूमस रहित होती है। ह्यूमस रहित होती है। कौन सी मृदा? वन मृदा। अब नेक्स्ट देखिए, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा का कटाव होता है, उसका बहाव होते जा रहा है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? मृदा का अपरदन कहेंगे। जब बाढ़ आती है तो मिट्टी को भी अपने साथ बहा कर ले जाती है, इसे हम बोलते हैं मृदा अपरदन। आगे देखिए, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसे उत्खात भूमि या बेडलैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में उत्खात भूमि को खड्डा भूमि कहा जाता है और हमारे एरिया में इसे बंजर भूमि कहा जाता है। आगे देखिए 22 नंबर पर, मृदा का जल के साथ घुलकर बह जाना चादर अपरदन कहलाता है। जल के साथ मृदा जो है परत के रूप में बह जाती है, तो इसे हम चादर अपरदन कहते हैं। वास्तव में चादर अपरदन क्या है? देखिए, एक प्रकार का मृदा अपरदन है जिसमें मिट्टी की ऊपरी परत धीरे धीरे समान रूप से हटती है। इसमें पानी की पतली परत खेत की सतह पर बहते हुए मिट्टी को छोटे छोटे कणों के रूप में बहाकर ले जाती है। यह प्रक्रिया आमतौर पर तब होती है जब भारी वर्षा होती है और भूमि की ढलान होती है, जिससे मिट्टी की ऊपरी परत लगातार बहकर हट जाती है। परत चादर के रूप में मिट्टी का बहाव होता है। जैसे तेज धारा से पानी आता है और वो मिट्टी को धीरे धीरे बहाकर ले जाता है। ढलानी क्षेत्रों में मुख्य रूप से ये होता है। आगे देखिए, पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार कृषि की जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार कृषि की जाती है। तो कहाँ होता है? पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार कृषि की जाती है। सीढ़ीदार कृषि जिसे टेरेस फार्मिंग भी कहते हैं। टेरेस पे फार्मिंग है। पहाड़ी और ढलान वाली भूमि पर की जाने वाली एक विशेष प्रकार की कृषि पद्धति है। इस तकनीक में खेतों को सीढ़ीनुमा आकार में ढलान के साथ काटकर समतल स्तरों में बनाया जाता है। इस तरह से जैसे हम बनाते हैं ना बंदियां, उसी तरह से ढलान रूप में बनाया जाता है, जिससे जल और मृदा का संरक्षण होता है। यह पद्धति मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में उपयोग की जाती है जहां भूमि ढलान वाली होती है, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्य रूप से यह खेती होती है। आगे 24 नंबर पर देखिए, महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में। काली मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम से भरपूर होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम होता है। काली मृदा बहुत महीन कणों से बनी होती है तथा इसकी नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, महीन कणों से बनती है। 25 नंबर पर देखिए, भारत के पंजाब और हरियाणा राज्य में 80% भूमि पर कृषि होती है। पंजाब और हरियाणा इतने कृषि प्रधान राज्य हैं, इनमें 80% भूमि पर कृषि होती है। अध्याय 2 से संबंधित है वन एवं वन्य जीव संसाधनों से संबंधित वस्तुनिष्ठ का अध्ययन करते हैं। देखिए, वन प्राथमिक उत्पादक है। वन वास्तव में खुद क्या है? प्राथमिक उत्पादक है। भारतीय वन जीवन संरक्षण अधिनियम
1972 में लागू किया गया कि वन्य के जीवों का भी हमें क्या करना है, वन्य के जीवन का हमें क्या करना है, रक्षण करना है। यह अधिनियम 1972 में लागू किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर वन्य जीव परियोजना 1973 में शुरू की गई। जब उनका रक्षण करना है तो फिर प्रोजेक्ट टाइगर योजना भी बनी 1973 में। एक साल बाद रक्षित वन देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्से पर होता है। कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन क्षेत्र होना चाहिए। आगे देखिए, भारत में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन हैं। भारत आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। आरक्षित वन भी बताया मैंने कि 33% वनों का लक्ष्य है। तो ज्यादातर वन कैसे हैं, आरक्षित वन हैं, और आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। 30वें नंबर पर देखिए, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां निवास करती हैं। कौन सी जनजातियां निवास करती हैं, अभी पूछा जाता है बच्चों। मुंडा और संथाल जनजातियां निवास करती हैं। मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। आगे, चिपको आंदोलन वनों के संरक्षण से संबंधित है। बीज बचाओ आंदोलन बीजों के संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन क्यों हुआ था, वनों के संरक्षण के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। और बीज बचाओ आंदोलन बीजों के संरक्षण से संबंधित है। अब भारत में स्थायी वनों का क्षेत्र मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। भारत में स्थायी वनों का क्षेत्र सबसे ज्यादा कहां है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, आगे है संयुक्त वन प्रबंधन। एक सामुदायिक वन प्रबंधन कार्यक्रम है जिसमें स्थानीय समुदायों और वन विभाग का मिलकर वन संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन किया जाता है। स्थानीय समुदायों को भी उसमें शामिल किया जाता है। भैया वनों का क्षरण ना करें, वनों को काटे ना, उनका रक्षण करें। तो वो वन विभाग और स्थानीय समुदाय मिलकर वनों का क्या करते हैं, प्रबंधन करते हैं। इस योजना का उद्देश्य वन संरक्षण के साथ साथ ग्रामीणों को वन संसाधनों के उपयोग का अधिकार और वन उपज से लाभ प्रदान करना है। ग्रामीणों को क्या है, वन उपज से जो भी लाभ मिलेगा वो ग्रामीणों को भी मिलेगा, क्योंकि वन का रक्षण करेंगे तो वनों से लाभ भी तो होते हैं ना। आगे, ओडिशा राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था। संयुक्त वन प्रबंधन अभी मैंने बता दिया कि वन विभाग और स्थानीय समुदाय दोनों के सहयोग से ये प्रबंधन कार्य करता है। अध्याय 3 जल संसाधन से प्रमुख वस्तुनिष्ठ हैं। पृथ्वी का 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। जल एक नवीकरणीय संसाधन है जैसा कि मैंने अभी बताया, और लगभग 3/4 भाग क्या है, जल से ढका हुआ है। लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। आगे देखिए, जल जीवन मिशन क्या है। जल जीवन मिशन भारत सरकार द्वारा ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु चलाई गई एक योजना है। जल जीवन मिशन जो कि अभी भी चल रही है, तो क्या है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीणों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु चलाई गई योजना है। भाखड़ा नांगड़ परियोजना भारत की सबसे प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। यह परियोजना पंजाब राज्य में सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगड़ बांध कहां पर स्थित है बोला जाता है, तो पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर बनाई गई है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो भाखड़ा नांगड़ कहां है, सतलज नदी पर है, पंजाब राज्य में है। और हीराकुंड कहां है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे देखिए, बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने तथा बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। हमें सबको पता है कि बांध वास्तव में क्या है, क्या काम करता है, जल को रोकने का कार्य करता है, उसको सही दिशा में देने का काम करता है। बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। यदि बहाव हम कम करेंगे तो आगे के जो खेती वाले क्षेत्र हैं उनके खेतों में पानी प्रवेश नहीं करेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। बांधों को सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध कहां बनाया गया है, गुजरात में बनाया गया है, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा राजस्थान राज्यों को लाभ मिलता है। बनाया गया गुजरात में है, लेकिन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्यों को लाभ मिल रहा है।
विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भारत का मेघालय राज्य है। भारत के मेघालय राज्य में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। विशेषकर माशिन राम गांव है वहां मेघालय में। यह क्षेत्र अपने अनुकूल भौगोलिक स्थिति, विशेषकर खासी पहाड़ियों के कारण अत्यधिक वर्षा प्राप्त करता है। पटकोई, नागा, मिजो, जयंतिया, खासी, गोरो सब पहाड़ियां वहां पर हैं। तो माशिन राम खास करके खासी पहाड़ियों के कारण जो है अत्यधिक वर्षा का क्षेत्र बना हुआ है। 41 नंबर पर देखिए, दामोदर नदी को भारत की शोक की नदी कहा जाता है क्योंकि यह अतीत में अक्सर बाढ़ का कारण बनती थी। बाढ़ का कारण इसलिए बनती थी क्योंकि इसमें पानी को रोका नहीं जा रहा है, तो पानी एकदम सीधा जा रहा है, खेतों में जा रहा है, बाढ़ आ रही है, फसल खराब कर रही है, इसलिए भारत की शोक की नदी भी कहा गया है। जिससे बिहार और पश्चिम बंगाल के बड़े क्षेत्रों में भारी तबाही होती थी। बिहार और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में बाढ़ के कारण यह इस क्षेत्र के कृषि, जनजीवन और संपत्ति को बड़ा नुकसान झेलना पड़ता था। कृषि भी नुकसान, जनजीवन नुकसान, संपत्ति, इंसानों के घर बह रहे हैं। हालांकि बाद में दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत बांध और जलाशय बनाए गए, जिससे इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। अब बाढ़ कम होती है। अब आगे चौथा चैप्टर है कृषि। कृषि एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। कृषि क्या है? वास्तव में एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। कृषि विभिन्न उद्देश्यों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। कच्चा माल हमें कहां से मिलता है? कृषि से ही तो मिलता है ना। आगे देखिए, रबी फसलों को शीत ऋतु में बोया जाता है। रबी फसलों को कब बोएंगे? शीत ऋतु में बोया जाता है। रबी की फसलों को ग्रीष्म ऋतु में काटा जाता है। शीत में बोएंगे, ग्रीष्म ऋतु में काटेंगे। और गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों मुख्य रबी फसल है। हमें याद रखना है बच्चों, जब हम गेहूं बोते हैं तो ये रबी फसल है, और जब हम धान की बुआई करते हैं तो ये खरीफ की फसल है। एक फसल यदि आप ध्यान रखोगे तो उसके साथ की सभी फसलें याद आ जाएंगी, क्योंकि ज्यादातर किसान के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं तो उन्हें पता है कि गेहूं का जो वक्त है वो रबी का है, और जो खरीफ का जो वक्त है, धान का जो समय है, वो खरीफ की फसल का है। आगे देखिए, खरीफ फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है। खरीफ फसलों को सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। जून जुलाई में बोकर सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन मुख्य खरीफ की फसलें हैं। आगे देखिए, ज्वार, बाजरा और रागी मोटे अनाज हैं। मोटे अनाज में पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। मोटे अनाजों में पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। दालें फलीदार फसल का उदाहरण है। दालें क्या है? फलीदार फसलों का उदाहरण है। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता देश है। सबसे ज्यादा उत्पादन भी करता है और सबसे ज्यादा उपभोग भी करता है भारत। आगे है, दालें सबसे अधिक प्रोटीन दायक होती हैं। दालों से प्रोटीन प्राप्त होता है, और दालें भूमि की उर्वरता को बनाकर रखती हैं। दालों की खेती से भूमि की उर्वरकता शक्ति कम नहीं होती, बनाई रहती है। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। आगे देखिए, 47 नंबर पर, चाय एक रोपण फसल का उदाहरण है। रोपण फसल का उदाहरण क्या है? चाय है। असम, दार्जिलिंग, तमिलनाडु मुख्य चाय के उत्पादक क्षेत्र हैं। असम, दार्जिलिंग और तमिलनाडु ये चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। 48 नंबर पर है, हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है। भारत में कॉफी आरंभ में यमन से लाई गई थी। कॉफी की खेती नीलगिरी पहाड़ियों में की जाती है। यमन से लाई गई थी, और कॉफी की खेती मुख्य रूप से नीलगिरी पहाड़ियों में की जाती है। आगे देखिए, 49 नंबर पर, रबड़, कपास, जूट एक रेशेदार खाद्य फसलें हैं जिन्हें खाया तो नहीं जाता, लेकिन ये फसलें जो हैं हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। रबड़, कपास, जूट एवं ये क्या है? रेशेदार अखाद्य फसलें हैं। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की फसल है। कहाँ की फसलें हैं ये? मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की है। रबड़ मुख्यतः भारत के केरल, तमिलनाडु में उगाया जाता है। रबड़ मुख्य रूप से कहां उगाया जाता है भारत में? केरल, तमिलनाडु आदि क्षेत्रों में उगाया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
रेशम के कीड़ों का पालन करना रेशम उत्पादन कहलाता है। सेरिकल्चर भी इसे हम कहते हैं। रेशम के कीड़ों का पालन करना क्या कहलाता है? रेशम के कीड़ों का पालन करना रेशम उत्पादन या सेरिकल्चर कहलाता है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। जैसे जनसंख्या में चीन के बाद दूसरा स्थान है, वैसे ही कपास उत्पादन में भी दूसरा स्थान है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। बच्चों ध्यान रखिएगा। जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं। सुनहरा रेशा कहा जाता है। पश्चिम बंगाल, बिहार और असम जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। जूट का प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी बनाने के लिए किया जाता है। जूट का इस्तेमाल क्या करते हैं? बोरियां बना रहे हैं, चटाई बना रहे हैं, रस्सियां बना रहे हैं, ये सब जूट का उपयोग है। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। देखिए, खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज का धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। धातु खनिज होते हैं, अधात्विक खनिज होते हैं और पेट्रोलियम आदि क्या है? ऊर्जा खनिज हैं। तो इस तरह से पृथ्वी के अंदर से जो हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या है? खनिज है। आगे देखिए, लौह युक्त खनिजों को लौह खनिज कहा जाता है। लौह युक्त खनिजों को हम क्या कहते हैं? लौह खनिज कहते हैं। जैसे लौह अयस्क और मैग्नीज लौह खनिज हैं। जिन खनिजों को लोहा नहीं होता उन्हें गैर लौह खनिज कहते हैं। जैसे बॉक्साइट, सीसा, सोना आदि क्या है? गैर लौह खनिज हैं। कौन? बॉक्साइट, सीसा, सोना आदि गैर लौह खनिज हैं। तो जिनमें लोहा होता है वो लौह खनिज है। कौन? लौह अयस्क और मैग्नीज आदि लौह खनिज हैं। जबकि जिनमें लोहा नहीं होता वो क्या है? गैर लौह खनिज हैं। जैसे बॉक्साइट, सीसा और सोना आदि क्या है? गैर लौह खनिज है। अब ऊर्जा संसाधनों से संबंधित देखिए, ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक है। खाना पकाने में, रोशनी व ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन तथा उद्योगों में, मशीनों के संचालन में ऊर्जा की आवश्यकता होती ही है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके लिए भी मुझे ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया गया है। परंपरागत साधन जो कुछ समय के बाद समाप्तशील हैं और गैर परंपरागत साधन जिन्हें पुनः उत्पादन किया जा सकता है, जिन्हें पुनः नवीकरण किया जा सकता है जिनका। जैसे कोयला एक क्या है? परंपरागत साधन है। एक ठोस ईंधन है जिसका उपयोग बिजली उत्पादन, उद्योगों और तापी ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है। खनिज से निकाला गया कोयला कुछ समय में समाप्त हो जाएगा। पेट्रोलियम देखिए, एक तरल ईंधन जो पेट्रोल, डीजल और अन्य उत्पादों में बदलकर परिवहन और उद्योगों में इस्तेमाल होता है, जो कि समाप्तशील है, जो कि परंपरागत है। आगे देखिए, प्राकृतिक गैस भी एक परंपरागत साधन है। एक गैसीय ईंधन है जिसे बिजली उत्पादन, घरों में खाना पकाने और उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा, यूरेनियम जैसे रेडियोधर्मी तत्वों के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा जिसका उपयोग बिजली उत्पादन में होता है। परमाणु बिजली भी होती है, तो परमाणु ऊर्जा भी एक क्या है? एक ये परंपरागत साधन है। गैर परंपरागत साधन क्या है जिसे हम पुनः उत्पादन कर सकते हैं? गैर परंपरागत साधन में सबसे पहले लेंगे सौर ऊर्जा। सूरज से प्राप्त होने वाली ऊर्जा जिसे सोलर पैनल के माध्यम से बिजली में परिवर्तित किया जा सकता है। इस पर अधिक से अधिक कार्य चल रहा है और ज्यादा से ज्यादा हम सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें ताकि परंपरागत साधनों का इस्तेमाल कम हो सके। तो ये गैर परंपरागत साधन है सौर ऊर्जा, जिसे हम नवीकरण कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन भी कहते हैं। आगे पवन ऊर्जा, हवा की गति से उत्पन्न ऊर्जा जिसे विंड टरबाइन के जरिए बिजली में बदला जाता है। हवा से विंड टरबाइन घूमता है और बिजली उत्पन्न होती है, पवन विद्युत पवन ऊर्जा। आगे जैव ऊर्जा, जैविक अपशिष्ट पौधे और जानवरों के अवशेष से
उत्पन्न ऊर्जा, पौधे हैं हमारे पास, पशु हैं हमारे पास, उनके अवशेष से जो उत्पन्न ऊर्जा है वो जैव ऊर्जा है। जैसे गोबर गैस भी एक क्या है, जैव ऊर्जा है। जल ऊर्जा, पानी की धारा से उत्पन्न ऊर्जा, जैसे बांधों से मिलने वाली बिजली, ये क्या है, जल ऊर्जा है। भूतापी ऊर्जा, पृथ्वी के अंदर के तापमान से उत्पन्न ऊर्जा, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन और घरों को गर्म करने में किया जा सकता है, ये क्या है, भूतापीय ऊर्जा है। ज्वारीय ऊर्जा, समुद्री ज्वार भाटा से उत्पन्न ऊर्जा, जो विशेष उपकरणों से बिजली में परिवर्तित होती है। ज्वार भाटा होते हैं ना समुद्र में, तो उसकी ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, ज्वारीय ऊर्जा। चलिए बच्चों आगे देखिए, विनिर्माण उद्योग से संबंधित 67 नंबर पे क्या है, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित करना विनिर्माण कहलाता है। कच्चा पदार्थ है, उसे हम मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर रहे हैं, तो विनिर्माण कर रहे हैं हम। 68 नंबर पर है, उद्योग देश की आर्थिक उन्नति का मापन है। उद्योग जितने अधिक होंगे उतनी देश की आर्थिक उन्नति होगी। 69 नंबर पर कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। कृषि में उत्पादन कच्चे माल का जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उद्योगों की बढ़ोतरी होगी, तो कृषि और उद्योग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। 70 नंबर पर देखिए, सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, चीनी, चाय और कॉफी आदि कृषि आधारित उद्योग हैं। ये सभी क्या है, कृषि पर आधारित हैं। सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, चीनी, चाय और कॉफी आदि, क्योंकि ये सभी कृषि के उत्पादन पर निर्भर हैं। आगे देखिए 72 नंबर पर, लौह इस्पात, पेट्रोल, रसायन, सीमेंट, मशीन, औजार आदि खनिज आधारित उद्योग हैं। अब जो उद्योग खनिज पृथ्वी के अंदर से निकाले गए कच्चे माल पर आधारित हैं, तो वो खनिज उद्योग कहलाते हैं बच्चों। आगे देखिए, भारत प्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में लगाया गया था। भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग मुंबई में लगाया गया था। 1854 में कहां लगाया गया था, मुंबई में लगाया गया था। 73 नंबर पर देखिए, भारत पटसन से निर्मित सामान का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। पटसन से हम सबसे ज्यादा सामान बनाकर बेच रहे हैं। पटसन से निर्मित सामान में हम सबसे बड़े निर्यातक हैं। भारत बांग्लादेश के पश्चात पटसन का दूसरा बड़ा निर्यातक देश है। दूसरा बड़ा निर्यातक देश है भारत, बांग्लादेश के बाद। तो भारत पटसन से निर्मित सामान का सबसे बड़ा, सामान में हम सबसे बड़े निर्यातक हैं, लेकिन पटसन देखिए बांग्लादेश के पश्चात पटसन का दूसरा बड़ा निर्यातक देश है। पटसन बेचने में हम दूसरे नंबर में हैं और पटसन से निर्मित सामान बेचने में हम पहले नंबर में हैं। आगे देखिए, भारत का प्रथम पटसन उद्योग कोलकाता में 1855 में लगाया गया। तो पहला कहां कब लगाया गया, प्रथम पटसन उद्योग कोलकाता में लगाया गया, 1855 में लगाया गया। 76 नंबर देखिए, वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। खनिज मतलब भूमि के अंदर से निकाले गए पदार्थों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करेंगे, तो खनिज आधारित उद्योग हैं। आगे देखिए, इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज मिलाया जाता है। इस्पात जो है उसे और कठोर बनाने के लिए हम इसमें क्या बनाते हैं, मैग्नीज। भारत के छोटा नागपुर के पठार में अधिकांश लौह तथा इस्पात उद्योग स्थापित है। कहां पर, छोटा नागपुर के पठार में। आगे देखिए 78 नंबर पर, चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम को सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। किसका, चूना पत्थर का। आगे 79 नंबर देखिए, कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों से जल प्रदूषण फैलता है, उद्योगों से औद्योगिक प्रदूषण फैलता है। तो देखिए, कार्बनिक पदार्थ हैं, अकार्बनिक पदार्थ हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं जिनसे जल प्रदूषण हो रहा है, और उद्योगों से क्या है, औद्योगिक प्रदूषण होता है। उद्योगों से 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं, वायु, जल, भूमि और ध्वनि। वायु प्रदूषित हो रही है चिमनियों, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं से। जल प्रदूषण हो रहा है, जो अपशिष्ट पदार्थ को जल में बहाया जा रहा है। भूमि प्रदूषित हो रही है, और मशीनों की आवाजों से ध्वनि प्रदूषण भी तो हो रहा है ना बच्चों। आगे देखिए, अनचाही गैसों जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। तो वायु प्रदूषण, वायु में घुल रही हैं सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह से वायु प्रदूषण हो रहा है।
अध्याय 7 से महत्वपूर्ण देखिए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। 81 नंबर पर, जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं वो व्यापारी कहलाते हैं। उत्पाद बन गया दिल्ली में और उसे सिवनी तक पहुंचाया जा रहा है, ये सब क्या है, व्यापार के माध्यम से पहुंच रहा है। परिवहन के 3 साधन होते हैं, स्थल से पहुंचा सकते हैं, जल से पहुंचा सकते हैं, वायु से भी पहुंचा सकते हैं। आगे देखिए, भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। सड़कों का जाल सर्वाधिक दूसरे नंबर पर भारत है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों को जोड़ने का कार्य करता है। दूसरे परिवहन के साधन जैसे जल परिवहन, वायु परिवहन से जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, सड़क परिवहन करता है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा क्या करता है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा भी क्या करता है, सिलचर असम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ता है। 87 नंबर, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी को कम करना है। जो मेगा सिटी हैं, बड़ी सिटी हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, उनके बीच की दूरी को कम करना स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का उद्देश्य है। उन्हें शॉर्टकट में एकदम सीधे बनाना। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में ही आता है। 89 नंबर पर देखिए, भारत में सड़कों का रखरखाव व निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसका, सड़कों का निर्माण। आगे 90 नंबर पर, प्रसिद्ध शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग दिल्ली व अमृतसर को आपस में जोड़ता है। शेरशाह सूरी मार्ग क्या करता है, दिल्ली और अमृतसर को आपस में जोड़ता है। आगे देखिए 91 में, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग दूर दूर के क्षेत्रों तक आपस में लंबे राजमार्ग होते हैं, दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ते हैं। राज्य राजमार्ग का निर्माण और रखरखाव का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। जिला मार्गों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का होता है। आगे 92 नंबर पर देखिए, भारत देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से सड़कों द्वारा जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत होता है। प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी वाले गांवों को शहर से जोड़ दिया गया। अब जो हर गांव है वो सड़क द्वारा शहर से जुड़ गया है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कारण हुआ। 93 नंबर पर, अटल टनल, रोहतांग टनल जिसे हम बोलते हैं, को वर्तमान में विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंगों में से एक माना जाता है। यह सुरंग भारत के हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के नीचे स्थित है और इसे 3 अक्टूबर 2020 को जनता के लिए खोला गया था। अटल टनल की लंबाई लगभग 9.02 किलोमीटर है और यह मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। अटल टनल। 94 नंबर पर है, भारत देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और ठाणे के मध्य 1853 में चलाई गई। आगे देखिए, भारतीय रेलवे का संचालन को सुचारू बनाने और प्रबंधन के लिए इसे विभिन्न रेल प्रखंडों या जोन्स में बांटा गया है। वर्तमान में भारतीय रेलवे में कुल 18 जोन हैं बच्चों। आगे देखिए 96 नंबर पर, भारत का प्रमुख पहला पत्तन कांडला है। कांडला पहला पत्तन या बंदरगाह है। भारत के कांडला पत्तन की दीनदयाल पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, दीनदयाल पत्तन भी कहते हैं कांडला पत्तन को। भारत का कांडला पत्तन एक ज्वारीय पत्तन है। क्या है, एक ज्वारीय पत्तन है। भारत का कोची पत्तन सुदूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कोची पत्तन या बंदरगाह एक प्राकृतिक पोताश्रय भी है। पोताश्रय है, प्राकृतिक बंदरगाह है। कोची पत्तन एक प्राकृतिक पोताश्रय है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। विशाखापट्टनम
पत्तन या बंदरगाह स्थल से घिरा है, गहरा व सुरक्षित पत्तन है, स्थल से घिरा हुआ है। भारत का पारादीप बंदरगाह ओडिशा राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है। कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन है। आगे देखेंगे, कोलकाता एक ज्वारी पत्तन होने के कारण इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। ज्वारी पत्तन है कोलकाता एक। आगे देखिए 97 नंबर पर बच्चों, दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र आदि देश के प्रमुख संचार साधन हैं। अब विश्व का बृहत्तम डाक संचार भारत में है। डिजिटल भारत सूचना प्रौद्योगिकी को समझने का एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत। 99 नंबर पर, भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक है। सबसे ज्यादा फिल्में भारत पर बनती हैं, भारत में बनती हैं। भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जिस फिल्म को प्रमाणित करता है वही फिल्म रिलीज होती है। 100 नंबर पर है, बाजार एक ऐसी जगह है जहां वस्तुओं का विनिमय होता है। दो देशों के मध्य व्यापार अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ग्रिम बंधुओं का जन्म जर्मनी में हुआ था। ग्रिम बंधुओं का जन्म कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था। 102 नंबर पर है, फ्रेडरिक सायरू फ्रांस के कलाकार थे। कहां के कलाकार थे? फ्रांस के कलाकार थे। इनके द्वारा राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया था। राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया था। इनके द्वारा 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई गई थी। इनके द्वारा 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई गई थी। 103 नंबर पर है, नेपोलियन का इटली पर हमला 1797 में हुआ था। नेपोलियन का इटली पर हमला कब हुआ था? 1797 में हुआ था। आगे देखिए, उदारवादी राजनीतिज्ञ कार्ल वेल्कर फ्रैंकफर्ट संसद के एक निर्वाचित सदस्य थे। संसद के निर्वाचित सदस्य थे। आगे हम समझेंगे वाटरलू का युद्ध। 18 जून 1815 को बेल्जियम के वाटरलू नामक स्थान पर यह निर्णायक युद्ध लड़ा गया। क्या था निर्णायक युद्ध? इसमें नेपोलियन बोनापार्ट की फ्रांसीसी सेना को ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और प्रुशिया के नेता ब्लूसर की अगुवाई वाले गठबंधन ने पराजित किया। नेपोलियन बोनापार्ट का यह अंतिम युद्ध था और नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस की सेना और नेता ब्लूसर की अगुवाई वाले गठबंधन ने पराजित कर दिया था। आगे देखिए बच्चों, कल्पनादर्श या यूटोपिया एक ऐसी आदर्श समाज या स्थान की कल्पना है जहां सब कुछ पूर्ण और आदर्श होता है। ऐसे समाज की कल्पना जहां सब कुछ पूर्ण और आदर्श होता है, जहां सभी लोग सुखी और संतुष्ट होते हैं और किसी भी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक समस्याएं नहीं होती। इस तरह की कल्पना को हम बोलेंगे कल्पनादर्श या यूटोपिया। ऐसे समाज जिसमें सब कुछ आदर्श हो तो उसे हम बोलेंगे कल्पनादर्श। 107 नंबर पर देखिए, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। 108 नंबर पर देखिए बच्चों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में हुई थी। कब हुई थी? 1928 में हुई थी। अब 109 देखिए, बहिष्कार क्या है? देखिए, बहिष्कार, किसी चीज का आप बहिष्कार कर रहे हैं। बहिष्कार से आशय किसी के साथ संपर्क रखने और जुड़ने से इनकार करना। हम आपसे जुड़ने से इनकार करते हैं, आपसे संपर्क करने से इनकार करते हैं, संपर्क रखने से, या गतिविधियों में हिस्सेदारी, चीजों की खरीद व प्रयोग से इनकार करना है। आमतौर पर यह विरोध का ही एक रूप होता है। बहिष्कार कर रहे हैं यानी आप उनसे अलग हो रहे हैं, उनसे आप विरोध कर रहे हैं, विरोधी बन रहे हैं, तो विरोध में खड़े हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? बहिष्कार। आगे देखिए बच्चों, 110 नंबर पर है, औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को कार्य करने के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था, जिन्हें बाद में गिरमटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक
एग्रीमेंट के तहत ले जाया गया था। बाद में इसी एग्रीमेंट को यहां मजदूर गिरमिट कहने लगे। जो एग्रीमेंट होता था उन मजदूरों के बीच में, उन्हें गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। तो गिरमिटिया से संबंधित आप समझ गए कि गिरमिट उनका जो एग्रीमेंट होता था उसे कहते थे, और आगे चल के इन मजदूरों को हम गिरमिटिया मजदूर कहने लगे। किन्हें? जो कार्य के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाए जाते थे। नेक्स्ट बच्चों, आगे है, गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था। हिंद स्वराज गांधी जी की प्रसिद्ध पुस्तक थी, उसमें उन्होंने कहा था, भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था। भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था, और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। यदि सभी भारतीय सहयोग वापस ले लें अंग्रेजों से, तो अपने आप अंग्रेज एक साल में ही यहां से चले जाएंगे। आगे देखिए बच्चों, 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, और जो कि भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। यह बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। भू राजस्व बढ़ा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो आंदोलन प्रारंभ किया गया बारदोली सत्याग्रह, और उसमें भू राजस्व के खिलाफ वे खड़े हुए। आगे देखिए 113 नंबर पर, सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह। इसका आशय यह है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो जो आपको पीड़ित कर रहा है उत्पीड़क, उसके खिलाफ आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। आगे 114 नंबर पर देखिए बच्चों, 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय एक कमीशन नियुक्त किया, जिसका कार्य भारत में संवैधानिक सुधार लाने के लिए रिपोर्ट तैयार करना था। इस कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया क्योंकि इस कमीशन में सदस्य अंग्रेज ही थे और भारतीयों का इसमें कोई प्रतिनिधि नहीं था। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 1927 में यह कमीशन भारत आया, साइमन कमीशन के नाम पर। इसमें सभी 7 सदस्य अंग्रेज ही थे, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया बच्चों। आगे 115 पर देखिए, रॉलेट एक्ट का उद्देश्य आंदोलनकारियों का दमन करना था। जो भी आंदोलन भारत में हो रहे थे, उन आंदोलनकारियों का दमन करने के लिए अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लाया था। 116 नंबर देखिए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? 1914 में प्रारंभ हुआ था। 117 नंबर पर देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। WTO का मुख्यालय कहां है? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। WTO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी और इसमें लगभग 166 देश शामिल हैं। अब आगे देखिए बच्चों, वीटो निषेधाधिकार। इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। एक सदस्य भी यदि असहमत है तो आप किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर सकते हैं। नेक्स्ट, आयात शुल्क किसी दूसरे राष्ट्र से आने वाली चीजों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क होता है। आयात शुल्क क्या है? दूसरे राष्ट्र से कोई चीज आ रही है तो वो शुल्क वसूल किया जाता है, उसे हम आयात शुल्क बोलते हैं। यह शुल्क उस जगह लिया जाता है जहां से वह वस्तु देश में आती है। उनसे आयात शुल्क लिया जाता है, उस जगह से लिया जाता है जहां से वह वस्तु देश में आती है। अर्थात सीमा पर, बंदरगाह पर और
सीमा पर, बंदरगाह पर, हवाई अड्डे आदि पर यह लिया जाता है। दूसरे राष्ट्र से यदि कोई वस्तु हमारे राष्ट्र में आती है तो उसमें आयात शुल्क लगता है। यह आयात शुल्क उसी स्थान पर लगता है जहां से वह वस्तु आती है। सीमा पर लग जाएगा, बंदरगाह पर लग जाएगा, हवाई अड्डे पर लग जाएगा। आगे 120 नंबर पर देखिए बच्चों, मुंबई में पहली कपड़ा मिल सन 1854 में स्थापित हुई। पहली कपड़ा मिल मुंबई में सन 1854 में स्थापित हुई। 121 औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। औद्योगिक क्रांति कहां प्रारंभ हुई थी? सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी। आगे देखिए 122 नंबर पर, भाई भोंसले ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे। भाई भोंसले कौन थे? ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे, जिन्हें श्रमिक समुदाय में सम्मान से भाई कहा जाता था। श्रमिकों के लिए लड़ते थे और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता थे, उनके नेता थे, इसलिए उन्हें भाई भोंसले के नाम से जाना जाता था। 123 नंबर पर देखिए, 19वीं सदी के आखिर में भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा और बाजार मशीनों की बनी चीजों से पट गया, भर गया था। ऐसे में बुनकर उद्योग ठप पड़ गए थे। जो कुटीर उद्योग है, बुनकर उद्योग है, ये क्या है? मशीनी उद्योग प्रारंभ होने से ये ठप पड़ गए। 19वीं सदी में ये प्रारंभ हुआ। आगे देखिए 124 नंबर पर है, कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। गुमास्ता जो है वो कर्मचारियों की देखना, उनको, उनके काम को देखना, उनकी वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच करना, इन सब के लिए गुमास्ता नियुक्त कर दिए गए थे। 125 नंबर पर देखिए, स्टेपलर किन्हें कहा गया? ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन स्टेपल करता है या छाटता है, उसे स्टेपलर कहा गया। स्टेपलर किसे कहा गया? जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छांटता है। स्टेपल करना, छांटता है, उसे स्टेपलर कहा गया। फुलर किसे कहा गया? ऐसा व्यक्ति जो फुल करता है, अर्थात चुन्नटों के सहारे कपड़ों को समेटता है। चुन्नटों के सहारे जो कपड़ों को समेटता था, उसे क्या कहा जाता था? फुलर कहा जाता था। आगे देखिए, कार्डिंग किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि देशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। आदि रेशों को, वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है, कार्डिंग कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्डिंग कहलाती है। 126 नंबर पर देखिए, भारतीय तथा विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। भारत में कोई फिल्म बनी, विदेश की कोई फिल्म भारत में रिलीज करना है, उन सबको प्रमाणित करने का अधिकार किसे है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। 127 नंबर पर है, लेटर प्रेस छपाई में प्लॉटेन एक बोर्ड होता है। प्लॉटेन क्या होता है? एक बोर्ड होता है जिसमें कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। पहले यह बोर्ड काठ का होता था, बाद में इस्पात का बनने लगा। एक बोर्ड होता है, कागज के पीछे टाइप की छपाई के लिए प्रयोग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उस बोर्ड को प्लॉटेन कहते हैं। 128 नंबर पर देखिए, कंपोजिटर छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाला व्यक्ति। छपाई के लिए जो इबारत है उसे कंपोज करने वाला व्यक्ति को हम क्या कहते थे? कंपोजिटर। गैली क्या है? धातु की फ्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती थी। जिस फ्रेम पर टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती थी उसे हम गैली कहते थे। चलिए बच्चों आगे 130 नंबर पर देखिए, सन 1857 में क्रांति की आग मेरठ से प्रारंभ होकर पूरे भारत में फैल रही थी। कहां से शुरू हुई? मेरठ से शुरू हुई 1857 की क्रांति की आग और पूरे भारत में फैल रही थी। 131 नंबर पर देखिए, श्रीलंका को 4 फरवरी 1948 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली और यह एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। कब? 4 फरवरी 1948
1948 को श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। 132 नंबर पर देखिए, यूरोपीय संघ ईयू का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में स्थित है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है। आगे 133 नंबर पर है, सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, क्योंकि यह सामाजिक समूहों को शासन में भागीदारी देकर हिंसा और अस्थिरता को रोकती है। क्या? सत्ता की साझेदारी। 134 नंबर देखिए, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। केंद्र सरकार या संघ सरकार किसे बोलेंगे? पूरे देश के लिए जो सरकार बनती है उसे हम संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। आगे देखिए 135 नंबर पर, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। जो लोग एक भाषा बोल रहे हैं वो एक भाषा वाले लोग सामुदायिक सरकार का चुनाव करते हैं। बेल्जियम में 3 भाषाई समुदाय हैं। कौन कौन से? फ्लेमिश यानी डच, फ्रांसीसी और जर्मन भाषी। और प्रत्येक समुदाय के लोग अपने सामुदायिक संसद चुनते हैं जो शिक्षा, संस्कृति आदि मुद्दों पर निर्णय लेती है, लेकिन भाषा के आधार पर वहां पर चयन होता है। आगे देखिए बच्चों, 136 नंबर, किसी देश में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले ले कि वह युद्ध सा लगने लगे तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। सरकार विरोधी शक्तियां ऐसा विकराल रूप धारण कर लें तो उसे हम क्या बोलेंगे? गृह युद्ध बोलेंगे। 137 नंबर पर देखिए, सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन। सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन। इस व्यवस्था में सत्ता का विभाजन सरकार के विभिन्न स्तरों, केंद्रीय, प्रांतीय तथा स्थानीय स्तरों के बीच किया जाता है। उससे हम बोलेंगे सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन। केंद्रीय सरकार, फिर प्रांतीय सरकार, फिर स्थानीय सरकार, अलग अलग रूपों में हमने विभाजन कर दिया, तो ये सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन है। आगे देखिए बच्चों, प्रतिरक्षा और विदेशी मामलों संघ सूची में शामिल होते हैं। प्रतिरक्षा और विदेशी मामले किसमें शामिल होते हैं? संघ सूची में शामिल होते हैं। 139 नंबर पर देखिए, 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। भारत की 22 प्रमुख भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। 140 नंबर पर देखिए, एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। जब ज्यादा राजनीतिक पार्टियां, एक पार्टी को यदि स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता तो एक से अधिक पार्टियां आपस में मिलकर एक गठबंधन बनाती हैं और सरकार का निर्माण करती हैं। आगे देखिए 141 नंबर पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण के लाभ क्या क्या हैं? सत्ता के विकेंद्रीकरण के क्या लाभ हैं? जब सत्ता केंद्र और राज्यों तथा स्थानीय सरकार के बीच साझा की जाती है तो संघर्ष कम हो जाता है। केंद्र सरकार का अलग काम, राज्य सरकार का अलग काम, स्थानीय सरकार का अलग काम, तो क्या होगा? इसमें संघर्ष कम हो जाएगा। ये सत्ता का विकेंद्रीकरण है। बड़ी संख्या में समस्याओं और मुद्दों का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही किया जा सकता है। स्थानीय स्तर पर, जैसे पंचायत पर ग्रामीणों के द्वारा खुद ही अपनी समस्याओं का निवारण कर लिया जाता है। उसे प्रांतीय और केंद्र सरकार के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, तो बहुत बड़ी संख्या में समस्याओं का निपटारा इधर ही हो जाता है। आगे, लोगों को अपने इलाकों की समस्याओं के बारे में बेहतर जानकारी होती है, इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण भी आवश्यक था। केंद्र सरकार अलग, प्रांतीय सरकार अलग, स्थानीय सरकार अलग। आगे देखिए बच्चों, 142 नंबर पर देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। जो व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष होते हैं वो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। धर्म के आधार पर हमारे संविधान में भी धर्मनिरपेक्षता है, मतलब धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसे हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। और धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति किसे बोलेंगे? जो धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते। 143 नंबर पर है, पितृ प्रधान का शाब्दिक अर्थ है पिता का शासन। पुराने समय में पितृ प्रधान शासन होता था, पिता का शासन, पर
इस शब्द का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा महत्व, ज्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था भी पहले प्रचलित थी। इसे भी हम पितृ प्रधान में शामिल करते हैं। आगे देखिए, पारिवारिक कानून से आशय विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसी परिवार से जुड़ी मसलों से संबंधित कानून हमारे देश में सभी धर्म के लिए अलग अलग है। इन्हें पारिवारिक कानून कहते हैं। पारिवारिक कानून बना दिया गया, अलग अलग जाति धर्म के हिसाब से जो कानून बने हैं वो पारिवारिक कानून है। 145 नंबर पर देखिए, भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है। बहुत सारे दल हैं यहाँ पर, इसलिए बहुदलीय शासन व्यवस्था है। 146 नंबर पर देखिए, शपथ पत्र हम किसे कहते हैं? शपथ पत्र बनवा कर लाओ बोलते हैं ना, तो क्या है शपथ पत्र? किसी अधिकारी को सौंपा गया एक दस्तावेज, इसमें कोई व्यक्ति अपने बारे में निजी सूचनाएं देता है, अपने बारे में निजी सूचनाएं देता है और उनके सही होने के बारे में शपथ लेता है। इसमें सूचना देने वाले के हस्ताक्षर भी होते हैं कि मैंने जो सूचना आपको दिया है बिल्कुल सही है, तो ये होती है शपथ। 147 नंबर पर देखिए, राजनीतिक दल उन नागरिकों के संगठित समूह का नाम है जो एक ही राजनीतिक सिद्धांतों को मानते और एक ही राजनीतिक इकाई के रूप में काम करते हैं और सरकार पर अपना अधिकार जमाने का प्रयत्न करते हैं और सरकार को अच्छी तरह से चलाने का प्रयत्न करते हैं। उन्हें हम राजनीतिक दल करते हैं, एक कहते हैं। एक से विचारधारा के लोग आपस में मिलकर एक पार्टी का निर्माण करते हैं और फिर उसमें जो दल होता है उस दल को बोलते हैं राजनीतिक दल। आगे देखेंगे 148 नंबर पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है? राजनीतिक समानता पर आधारित है। 149 नंबर पर देखिए, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है एक वोट देने का अधिकार प्राप्त है। एक वोट देने का अधिकार प्राप्त है जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित है। वयस्क मताधिकार का सिद्धांत क्या कहता है? हर वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है उसे मत देने का अधिकार है। 150 नंबर पर देखिए बच्चों, भारत में निर्वाचन आयोग का कार्यालय दिल्ली में है। भारत में निर्वाचन आयोग का कार्यालय कहां पर है? दिल्ली में है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 152 नंबर पर देखिए, नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मताधिकार कहलाता है। नागरिकों के पास खुद यह अधिकार है कि वह अपना प्रतिनिधि स्वयं चुने, मत दे, सही व्यक्ति को मत दे और सही व्यक्ति को सत्ता पर लाए। आगे देखिए 153 नंबर पर, चुनाव में बहुमत प्राप्त दल को सत्तारूढ़ दल कहते हैं। किसे बोलेंगे सत्तारूढ़ दल? सत्ता में कौन सा दल रहेगा? जिस दल के पास बहुमत होगा या जिस दलों के गठबंधन के पास बहुमत होगा उसे हम सत्तारूढ़ दल कहते हैं। 154 नंबर पर देखिए, कई दल मिलकर जब सरकार बनाते हैं तब वह साझा सरकार या गठबंधन सरकार कहलाती है। कई दल आपस में मिलकर यदि सरकार बनाते हैं तो उसे हम साझा या गठबंधन सरकार कहते हैं। 155 नंबर पर देखिए, बहुमत प्राप्त ना करने वाले राजनीतिक दल को विपक्ष कहते हैं। जो दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाते तो उसे हम विपक्ष कहते हैं। 156 नंबर पर देखिए, राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाता है। जो राजनीतिक दल जो है देश के कानून निर्माण पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों का कोई भी समूह राजनीतिक दल बना सकता है। यदि नागरिकों का समूह इकट्ठा हो गया, एक से विचारधारा के लोगों की संख्या बढ़ गई, समूह बन गया, तो वह भी राजनीतिक दल बना सकते हैं। यही लोकतंत्र है। आगे देखिए 157 नंबर पर, जिन देशों में एक ही दल को सरकार बनाने एवं चलाने की अनुमति होती है उन्हें एक दलीय शासन व्यवस्था कहा जाता है। ऐसे देश जिनमें एक ही दल को सरकार बनाने और चलाने का अधिकार है तो उसे हम एक दलीय शासन व्यवस्था कहते हैं। 158 नंबर पर देखिए, दूसरे दलों के साथ मिलकर यानी गठबंधन सत्ता चलाने का कार्य बहुदलीय व्यवस्था कहलाता है। बहुदलीय व्यवस्था किसे बोलेंगे? जब दूसरे दलों के साथ मिलकर गठबंधन करके सत्ता चलाने का कार्य क्या कहलाएगा? बहुदलीय व्यवस्था कहलाता है।
आगे 159 नंबर पर क्षेत्रीय दल वे दल जिनका निर्माण किसी क्षेत्र विशेष में होता है जो आमतौर पर राज्य से प्राप्त होता है। क्षेत्र विशेष से बने हुए दल क्षेत्रीय दल कहलाएंगे। क्षेत्र के लिए ही वो काम कर रहे थे, आमतौर पर राज्य से प्राप्त होता है। क्या है? क्षेत्रीय दल है। 160 नंबर पर देखिए, देश में कोई नई पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है। आपके पास जनता का समूह है, आप पार्टी बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण करवाना होगा। आगे देखिए बच्चों, 161 नंबर पर देखिए, आर्थिक विकास कई कारकों जैसे देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य राष्ट्रों के सहयोग तथा देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। इन सब में निर्भरता से आर्थिक विकास होता है। 162 नंबर पर देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती हैं। कौन सी? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं। आगे देखिए 163 नंबर पर, सफल प्रजातंत्र के लिए लिखित संविधान होना आवश्यक है। लोकतंत्र में जनता का हित सर्वोपरि होता है, तो यदि आपका प्रजातंत्र सफल होना है तो आपका संविधान लिखित होना चाहिए। जैसे भारत का संविधान लिखित संविधान है। 164 नंबर पर देखिए, प्रजातंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। तो देखिए क्या होता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र? वह प्रणाली जिसमें सभी नागरिक सीधे तौर पर निर्णय लेने में भाग लेते हैं बिना किसी प्रतिनिधि के। इसमें जनता सीधे कानूनों और नीतियों पर वोट करती है। तो उदाहरण के लिए भारतीय पंचायत व्यवस्था की ग्राम सभा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का एक उदाहरण है, जहां ग्राम के सारे मतदाता सीधे विकास कार्यों और नीतियों पर निर्णय लेते हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, प्रजा खुद निर्णय ले रही है। ग्राम सभा हुई, ग्राम सभा में कोई कानून आया, कोई बात आई, तो उस पूरे ग्राम सभा का विचार होता है और उसमें जो बहुमत होता है उसके आधार पर ग्राम सभा में निर्णय लिए जाते हैं। इस तरह के प्रजातंत्र को हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। इसके विपरीत अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है? देखिए, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र या प्रतिनिधि प्रजातंत्र, जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है जो उनकी ओर से निर्णय लेते हैं। यह प्रणाली आज के अधिकांश देशों में जैसे भारत, अमेरिका आदि में अपनाई जाती है। जनता सीधे निर्णय लेने के बजाय चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाती है। जैसे विधानसभा में विधायक को चुन लिया गया, लोकसभा में सांसद को चुन लिया गया और ये फिर हमारे क्षेत्र की ओर से अपना निर्णय वहां पर रखते हैं, अपना पक्ष वहां पर रखते हैं। तो यह क्या कहलाएगा? अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जिसमें जनता सीधे शामिल ना होकर अपने प्रतिनिधि को शामिल करती है, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहलाता है। 167 नंबर पर देखिए, अरस्तु ने प्रजातंत्र को बहुतों का शासन कहा है। बहुतों का शासन कहा है अरस्तु ने प्रजातंत्र को। आगे 168 नंबर पर, लोकतंत्र सरकार के उस रूप से संबंधित है जिसमें लोगों की शक्ति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने बताया ना, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लोगों की शक्तियों का इस्तेमाल होता है, तो उसे हम कहेंगे लोकतंत्र। आगे देखते हैं 169 नंबर पर क्या है बच्चों, लोकतांत्रिक सरकार को लोगों द्वारा चुना जाता है, इसलिए ऐसी सरकार वैध सरकार होती है। जो जनता द्वारा चुनी जाएगी तो ऐसी सरकार वैध सरकार होती है। आगे 170 नंबर पर, मानसिक रूप से विकलांग एवं दिवालिया व्यक्ति को मत देने का अधिकार नहीं है। प्रत्येक 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके व्यक्ति को मताधिकार है, मत देने का अधिकार है, लेकिन उसमें जो व्यक्ति मानसिक विकलांग है और दिवालिया है उसे मत देने का अधिकार नहीं है। आगे देखिए 171 नंबर पर, लोकतंत्र के परिणाम नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती है।
तो नागरिकों में समानता को बढ़ावा मिलता है लोकतंत्र में, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश नहीं होती है। आगे 171 नंबर पर देखिए, आज विश्व के लगभग 200 देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू है। लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। यदि सही व्यक्ति का चुनाव होगा, सही दल का चुनाव होगा, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान आसान होगा। आगे 172 नंबर पर देखिए, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। अब्राहम लिंकन की परिभाषा है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को क्या कहा? जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। जनता का है, जनता के द्वारा चुना जा रहा है और जनता के लिए ही चुना जा रहा है। इसे हम क्या कहेंगे? लोकतंत्र कहते हैं। आगे देखिए 172 नंबर पर, किसी देश के विकास के 3 संकेतक प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और स्वास्थ्य सुविधा की उपलब्धता है। कि प्रति व्यक्ति आय यदि अधिक है, साक्षरता दर अच्छी है और स्वास्थ्य में सुधार है, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि वह देश विकास की ओर बढ़ रहा है। तो ये 3 सुविधाएं अत्यंत आवश्यक है। 173 नंबर पर देखिए, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जा सकती है। किसी देश की राष्ट्रीय आय है, उसमें उस देश की कुल जनसंख्या का जब आप भाग दे देंगे तो एक व्यक्ति की आय कितनी है ये निकल जाएगी, उसे हम बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय, है ना। उसकी राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या का भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगी। आसान है ना बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं। विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति आय की तुलना के लिए उसकी गणना डॉलर में की जाती है। डॉलर में प्रति व्यक्ति आय की गणना होती है। आगे देखिए, शिशु मृत्यु दर। किसी वर्ष में जन्मे प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु के पूर्व मृत होने वाले बच्चों का अनुपात। यदि किसी वर्ष 1000 बच्चों का जन्म हुआ और उसी वर्ष मान लो 13 बच्चों की मृत्यु हो गई 1000 के जन्म पर, तो वह क्या कहलाएगी? शिशु मृत्यु दर कहलाएगी। जैसे हम यहां पर लिख देते हैं कि शिशु मृत्यु दर यदि हमें निकालना है दर, तो किसी वर्ष जन्मे, नीचे आ जाएगा किसी वर्ष जन्मे कुल जीवित बच्चे कितने हैं? ये देखिए, कुल जीवित बच्चे हमने नीचे लिख दिया और 1 वर्ष की आयु के पूर्व उस वर्ष मृत्यु। 1 वर्ष की आयु के पूर्व उस वर्ष जितने बच्चे गुजर गए वो रखेंगे अंश में गुणा 1000, यानी प्रति 1000 जीवित बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या। तो मृत बच्चों को रखेंगे ऊपर, 1 वर्ष की आयु के पूर्व जो गुजर चुके उस वर्ष भर में, और उस वर्ष जितने बच्चे जीवित जन्मे हैं उनका दोनों का अनुपात गुणा 1000 से हमें क्या निकलेगा? शिशु मृत्यु दर हम निकाल सकेंगे। आगे देखिए बच्चों, 176 नंबर पर, 7 वर्ष या अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाता है। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों से हमें क्या निकालना होता है? साक्षरता अनुपात निकालना होता है, साक्षरता दर निकालना होता है। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार केरल है। आगे देखिए 177 नंबर पर, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य हरियाणा है। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। 178 नंबर पर, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम मतलब कच्चा तेल, और प्राकृतिक गैस आदि गैर नवीकरणीय संसाधन हैं। इन्हें फिर से नया नहीं किया जा सकता, ये कभी ना कभी समाप्त होने वाले हैं। इन्हें गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। आगे देखिए, गैर नवीकरणीय संसाधन वर्षों के प्रयोग के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। भारत कच्चे तेल का आयातक है, भारत में कच्चा तेल आयात किया जाता है। 179 नंबर पर देखिए, धारणीय विकास
यह वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को संरक्षित रखने पर जोर देता है कि हम यदि संसाधन हमारे पास हैं तो हम उन्हें इतना व्यय ना कर दें, इतना खर्च ना कर दें कि भावी पीढ़ी के लिए कुछ बचे ही ना। तो इस चीज को हम धारणीय विकास कहते हैं कि हमें संसाधनों का उतना ही उपयोग करना चाहिए कि भावी पीढ़ी के लिए संसाधन संरक्षित रहें, तो उसे हम बोलेंगे धारणीय विकास। आगे देखिए बच्चों, 180 नंबर पर, जीवन प्रत्याशा किसी व्यक्ति के औसत जीवन काल का सांख्यिकीय अनुपात है। किसी व्यक्ति के औसत जीवन काल का सांख्यिकीय अनुपात क्या कहलाता है? जीवन प्रत्याशा कहलाता है। 181 नंबर देखिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य भागों में विभाजित करते हैं। पूरी अर्थव्यवस्था 3 मुख्य भागों में विभाजित है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। जहां प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का सीधा दोहन करता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या करता है? प्राकृतिक संसाधनों का सीधा दोहन करता है। द्वितीयक कच्चे माल को तैयार वस्तुओं में बदलता है। द्वितीयक क्षेत्र क्या करता है? कच्चा माल जो है उसको तैयार वस्तुओं में बदलता है। तथा तृतीयक सेवाएं प्रदान करता है। तृतीयक क्षेत्र जो है बैंक आदि सेवाएं प्रदान करते हैं। आगे देखिए कि वास्तव में प्राथमिक क्षेत्रक कौन है? प्राथमिक क्षेत्रक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर किसी वस्तु का उत्पादन, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन आदि सीधे इस्तेमाल कर रहे हैं हम किसी प्राकृतिक संसाधन का, तो उसे हम प्राथमिक क्षेत्र बोलेंगे। कृषि में सीधे इस्तेमाल होता है, पशुपालन में, मत्स्य पालन में सीधे हम प्राकृतिक वस्तुओं का, संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। तो द्वितीयक या विनिर्माण क्षेत्र, जिसे हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं, निर्माण करते हैं प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य उपयोगी उत्पादन में निर्मित करना विनिर्माण कहलाता है। जैसे उदाहरण, प्राकृतिक रूप से तो हमें गन्ना प्राप्त हुआ था, लेकिन गन्ना से हमने क्या बना दिया? चीनी बना दिया, इसलिए द्वितीयक क्षेत्र कहलाएगा। प्राकृतिक उत्पादन हमें कपास के रूप में हुआ था। मतलब जो प्राथमिक क्षेत्र है वो सीधे कपास का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन द्वितीयक क्षेत्र क्या कर रहा है? कपास से सूत काट कर सूत का निर्माण कर रहा है, वो द्वितीयक क्षेत्र का काम है। आगे देखिए बच्चों, सेवा क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों के विकास में सहायक गतिविधियां, यानी सेवाएं देना है, इंसानी कार्य हो रहे हैं जिसमें, वो सेवा क्षेत्र कहलाएंगे। सभी प्रकार की सेवाएं जैसे बैंकिंग सेवा, बीमा सेवा, परिवहन सेवा, भंडारण सेवा, संचार, स्वास्थ्य, प्रशासनिक, शैक्षिक आदि, ये सब क्या हैं? सेवाएं हैं। मैं जो पढ़ा रहा हूं यह भी किस अंतर्गत आता है? तृतीयक क्षेत्र सेवा के अंतर्गत आता है। 184 नंबर पर क्या है? देश में एक वर्ष विशेष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। क्या? देश में एक वर्ष में जितने भी उत्पादन हुए, उत्पादित सभी वस्तुओं और सभी सेवाओं का जो मूल्य कहलाएगा सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। आगे देखिए, सकल घरेलू उत्पाद का संक्षिप्त रूप क्या है? जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। आगे देखिए 185 नंबर क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी की स्थिति प्रचलित है। यह तब होती है जब आवश्यकता से अधिक श्रमिक कार्यरत होते हैं लेकिन उनकी उत्पादकता शून्य या नगण्य होती है, अर्थात इन्हें हटा देने पर कुल उत्पादन अपरिवर्तित रहता है। तो देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी एक ऐसी बेरोजगारी है बच्चों जहां पर काम कम है और ज्यादा लोग मिलकर करते हैं, तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अधिक लोग किसी काम को कर रहे हैं, यदि वहां से कुछ लोगों को हटा भी दिया जाए तो भी कार्य पूर्ण हो जाता है, इसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। इसे आगे एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। उदाहरण के लिए, एक परिवार के 13 सदस्य एक छोटे खेत में काम करते हैं। छोटा खेत है, परिवार के 13 सदस्य मजबूरी में वहां काम कर रहे हैं। 7 को हटा देने पर भी उत्पादन समान रहता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी है। छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है, मुद्रा विनिमय का माध्यम है। अब आगे देखिए, यहां पर छिपी हुई बेरोजगारी का मतलब है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है कि एक छोटा खेत है और उसमें 7 लोगों से ही वो खेती हो जाएगी, जितनी फसल होना था उतनी हो जाएगी, लेकिन 13 लोग उसमें काम कर रहे हैं तो 6 लोग अतिरिक्त काम कर रहे हैं, तो इस तरह की बेरोजगारी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। आगे 186 नंबर पर है, मुद्रा वस्तुओं व सेवाओं को क्रय करने के लिए
वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने के लिए आवश्यक है। मुद्रा के प्रचलन के पूर्व वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी और वास्तव में मुद्रा क्या है? मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है, लेन देन का माध्यम है मुद्रा। और वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित, पहले जब मुद्रा नहीं थी तब वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, एक वस्तु दो और उसके बदले में दूसरी वस्तु लो, और इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। अब आगे देखिए, इसमें देखिए वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता था। वस्तु देकर वस्तु लेना वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता था। कितनी समस्याएं थी पहले, लेकिन जब से मुद्रा का इस्तेमाल शुरू हुआ तो मुद्रा से अब हम धन देकर वस्तु ले सकते हैं। आगे देखिए 187 नंबर पर, किसी भी देश की सरकार ही मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में प्राधिकृत कर सकती है। यह प्राधिकरण मुद्रा को कानूनी निविदा का दर्जा देता है, जिससे इसे माल, सेवाओं, ऋणों और करों के भुगतान के लिए स्वीकार करना बाध्यकारी होता है। किसी देश में यदि किसी मुद्रा को मान्य कर लिया गया है, वहां की सरकार द्वारा मान्य कर लिया गया है, तो वह किसी भी वस्तु को लेने में, देने में, ऋण देने लेने में, सभी कार्यों में उस मुद्रा का इस्तेमाल हो सकता है। यह निर्धारित कौन करती है? उस देश की सरकार निर्धारित करती है। 188 नंबर पर देखिए बच्चों, भारत में भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है। भारत की मुद्रा रुपया है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक क्या कहता है? वह खुद करेंसी जारी करता है और नोट जारी करता है, और भारत की जो मुद्रा है वास्तव में क्या है? रुपया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक कहलाता है। 189 नंबर पर देखिए, औपचारिक क्षेत्र के ऋणदाताओं जैसे बैंक की कार्य प्रणाली पर भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रण रखता है। औपचारिक क्षेत्र, औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र दोनों बताएंगे। औपचारिक क्षेत्र के जो ऋणदाता हैं उन पर तो रिजर्व बैंक अपना ध्यान रखेगी, रिजर्व बैंक का पूरा उस पर नियंत्रण रहेगा। लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र का क्या? अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणदाताओं जैसे साहूकार से आपने पैसा लिया, रिजर्व बैंक को आप शिकायत नहीं कर सकते। साहूकार पर नियंत्रण करने वाली कोई संस्था ही नहीं है, साहूकार पर नियंत्रण करने वाली। अनौपचारिक क्षेत्रों की ऋण पर ब्याज दर उच्च होती है। जब उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है तो वो अपनी मन मर्जी से ब्याज दर पर ऋण देती है। उसे हम क्या बोलेंगे? अनौपचारिक क्षेत्र का ऋणदाता बोलेंगे साहूकार को। जबकि बैंक क्या है? औपचारिक क्षेत्र का ऋणदाता है, उस पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण है। 191 नंबर पर देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में स्व सहायता समूह ऋण स्रोत है। इसलिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में स्व सहायता समूह निर्मित किए हैं। ये क्या हैं? ये ऋण स्रोत हैं। स्वयं सहायता समूह जो है, समूहों में 15 से 20 सदस्य होते हैं, एक समूह निर्माण कर लेते हैं, और स्व सहायता समूह सदस्य छोटी बचतें करते हैं, छोटी छोटी बचतें करके अपना पैसा जमा करते हैं। स्व सहायता समूह की बचत जरूरतमंदों को ऋण की सुविधा देती है, और यह एक ब्याज दर भी इसकी सीमित होती है, असीमित ब्याज दर नहीं होती। 192 नंबर पर देखिए, शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2006 में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को दिया गया। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। बैंकिंग क्षेत्र में देखिए ग्रामीण बैंक के संस्थापक जो कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो थे वो बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे। उन्हें 2006 में शांति का नोबेल प्राइज मिला। 193 नंबर देखिए, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के बारे में जानिए बच्चों। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंधों और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है, जिसमें वस्तुएं, सेवाएं, पूंजी, सूचना और विचारों का सीमाओं के पार आदान प्रदान शामिल है। वैश्वीकरण सीमाओं के पार मतलब एक देश से दूसरे देश हम सब वस्तुओं सेवाओं को इधर उधर विनिमय कर सकते हैं। इसे हम कहेंगे पूरा विश्व जैसे सिमट गया है, एक ग्राम की तरह हो चुका है, उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। इसके आयाम मुख्यतः सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक होते हैं। मुख्य रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप में वैश्वीकरण है। अब राजनीतिक भी इसमें शामिल है, और सभी वैश्वीकरण के क्या है? मुख्य आयाम है। 194 पे देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है? देखिए अब वैश्वीकरण को बढ़ावा किससे मिल रहा है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मिल रहा है। बहुराष्ट्रीय MNC यानी मल्टीनेशनल कंपनी,
बहुराष्ट्रीय कंपनी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी, कई राष्ट्रों में जो कंपनी चलती है वह कंपनी है जिसका एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व होता है। एक से ज्यादा देशों में जिनका माल बिकता है, बनता है, तो उसे हम बोलेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियां। 195 नंबर पर देखिए, विकासशील देशों में सस्ता श्रम और प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता प्रमुख विशेषताएं हैं। विकासशील देशों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? वहां यानी आवश्यकता है धन की, तो उसमें क्या होगा, श्रमिक आपको सस्ते मिल जाएंगे और प्राकृतिक संसाधन भरपूर होते हैं लेकिन श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं, और इस कारण से यह कारक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए बेस्ट है, आकर्षित करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहां पर आती हैं, अपना कारोबार बढ़ाती हैं क्योंकि यहां पर सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं और संसाधन भी बढ़िया मात्रा में मिल जाते हैं। क्योंकि कम मजदूर और संसाधनों की उपलब्धता उत्पादन की लागत कम करती, कम लागत में उत्पादन हो जाता है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अच्छी मोटी बचत होती है। 196 नंबर पर देखिए, स्थायी परिसंपत्तियों पर किया गया व्यय निवेश कहलाता है। कोई स्थायी संपत्ति आपने खरीद लिया, उस पर व्यय आप कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, निवेश कहलाएगा। स्थायी परिसंपत्तियां वे दीर्घकालिक संपत्तियां हैं जो व्यवसाय में लंबे समय तक उपयोग की जाती हैं। आपने बड़ी संपत्ति ले लिया और वह क्या है, स्थायी है, तो वह क्या कहलाएगा, निवेश कहलाएगा आपका। कारखाना बनाने, आपने किसी ने कारखाना बनाने में निवेश कर दिया तो वह क्या कहलाएगा, मशीनरी, भूमि आदि के खरीदने पर किया गया व्यय, ये सभी क्या कहलाएगा, निवेश कहलाएगा। आगे देखिए बच्चों, 197 नंबर पर, वैश्वीकरण के प्रसार में सूचना प्रौद्योगिकी आईटी प्रमुख सहायक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या हुआ है, इंटरनेट, मोबाइल और डिजिटल संचार के माध्यम से विश्व को एक वैश्विक गांव बना दिया गया है, जिससे सूचना, पूंजी, वस्तुएं और विचारों का त्वरित आदान प्रदान हुआ है। ऐसा लगता है कि जैसे पूरा गांव, पूरा विश्व एक गांव की तरह सिमट गया है और कहीं से भी किसी की भी बात हो सकती है, कहीं से भी किसी का संचार हो सकता है, और इस संचार यानी सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पूरा विश्व सिमट गया है, जिससे सूचना, पूंजी, वस्तुओं और विचारों का त्वरित आदान प्रदान हो जा रहा है। बात हुई, माल आ गया, चला गया, कंपनी बन गई और पूरे विश्व में व्यक्ति कहीं भी जाकर कार्य कर सकता है और संपर्क कर सकता है। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। विश्व व्यापार संगठन क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता रहे, उदार रहे, किसी प्रकार का कोई विवाद ना रहे। विश्व व्यापार संगठन की सदस्य संख्या लगभग 166 देश इसमें शामिल हैं विश्व व्यापार संगठन में। 199 देखिए, उदारीकरण। उदारीकरण क्या है, सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों को हटाने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य अधिक खुला और प्रतिस्पर्धात्मक बाजार बनाना है ताकि आयात निर्यात में बाधाएं कम हो, आयात निर्यात में बाधाएं कम हो, सरकार उसके प्रति उदार है और विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सके। इससे अर्थव्यवस्था अधिक गतिशील होती है और व्यापार बढ़ता है। सरकार की उदारीकरण की नीति के कारण देखिए क्या हो रहा है, अधिक गतिशील हो रही है अर्थव्यवस्था और व्यापार भी बढ़ रहा है। 200 नंबर का अंतिम नंबर देखिए बच्चों, क्या है, वैश्वीकरण के सकारात्मक परिणाम, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। वैश्वीकरण, दूसरी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे यहां आ रही हैं और पूरे विश्व में फैल रही हैं, तो रोजगार के अवसर में तो वृद्धि हुई है। विदेशी कंपनियों के आगमन से नए उद्योग और नौकरियां पैदा होती हैं। उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं का विकल्प बढ़ना, फिर उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं का विकल्प बढ़ रहा है, ये वस्तु खरीदें कि या ये वस्तु खरीदें। कई प्रकार की कंपनियों ने अपनी अपनी वस्तुएं लॉन्च कर दी हैं, तो उपभोक्ताओं के लिए तो विकल्प बढ़ रहा है। बाजार में विभिन्न ब्रांड और उत्पाद उपलब्ध होते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक चयन का अवसर मिलता है। ठीक है, ये तो वैश्वीकरण से लाभ हुए। अब वैश्वीकरण के नकारात्मक परिणाम क्या निकलकर सामने आए, वैश्वीकरण के कारण हानि क्या हुई। देखिए, लघु एवं कुटीर उद्योगों को हानि होने लगी। जो छोटे उद्योग थे, जो अपने देश में उत्पादन करते थे, अपने देश के लोगों को माल बेचते थे, बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा में छोटे व्यवसाय प्रभावित होते हैं।
उन्हें अपनी मेहनत के बराबर की राशि नहीं मिल पाती। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अनिश्चित रोजगार, प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण रोजगार कैसा हो गया, अनिश्चित हो गया। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ने से कुछ उद्योगों में रोजगार अस्थायी और असुरक्षित हो सकता है। तो बच्चों, आज की यह 200 वस्तुनिष्ठ की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।